मैंने सोचा इतिहास की शिक्षा की नींव तो मैं कहानी के द्वारा डाल ही चुका हूँ। अब कविता की नींव लोकगीतों के गायन द्वारा डालूं। मैंने गहरे विचार के बाद निश्चित कर लिया कि पहले 6 महीने मुझे बुनियादी काम करना है और बाद के महीनों में मुझे उस पर विधिवत पढ़ाई की इमारत खड़ी करनी है। जब विद्यार्थियों को इस तरह की कोई नई बात मिलती है तो उससे उन्हें विनोद के साथ आनंद और प्रसन्नता भी प्राप्त होती है। मैंने लोकगीत का श्री गणेश करते हुए कहा, देखो मैं तुमसे गीत गवाऊंगा, तुम सब गाना। मैंने गाया कान्हा कलेजे की कोर सखीरी कान्हा कलेजे की कोर, लेकिन मेरे साथ कोई गा नहीं सका। मुझे आश्चर्य हुआ। चौथी कक्षा के विद्यार्थी इतना भी नहीं गा सके, पर उन्हें गाने की आदत तो थी ही नहीं। मैंने दूसरा गीत छेड़ा, मेरा है मोर मोती चरनता मेरा है मोर। इस बार उन्होंने कुछ कुछ गाया, लेकिन जब 25-30 लड़कों ने एक साथ गाना शुरू किया तो उनके कोलाहल से सारी कक्षा गूंज उठी। पड़ोस के एक शिक्षक आए और बोले, भाई अब बस करो ये आवाज़, हम तो बहरे हुए जा रहे हैं। दूसरे शिक्षक ने कहा, ये महाशय तो रोज़ नए नए प्रयोग करते हैं, ये हमें अपने छात्रों को सुख से पढ़ाने भी नहीं देंगे, इन्हें परवाह ही क्या है। ये इस प्रयोग में सफल हो गए तो साहब हमसे भी कहेंगे कि लो करो, इस तरह और उस तरह, और यदि सफल ना हुए तो अपना बोरिया बिस्तर बांध कर ले चलो। इतने में प्रधान अध्यापक आ गए। बोले, अजी लक्ष्मी शंकर जी, ये कोई चर्चाला है जो आप यहाँ मुख्य पाठ की तरह कविता गवा रहे हैं? देखो ये इनके नए प्रयोग हो रहे हैं। अरे इन गीतों को तो सभी जानते हैं, कहकर वे चले गए। उनके जाने पर मैंने सोचा, भाई बुरे फंसे। खैर सहगान को अभी एक और रखो और गान श्रवण शुरू करो। मैं लड़कों से कहा, ठहरो मैं गाऊंगा और तुम सब सुनना। मैंने नथ धड़ दे सोनारा रे मोरी नथ धड़ दे सोनारा पद गाया। मेरी आवाज़ तो गधे को भी मोहित करने वाली थी, लेकिन संतोष इतना था कि बेसुरी नहीं थी। किसी तरह काम चला लिया। मैंने मन में कहा, भगवान ने मुझे एक कंठ और दे दिया होता तो क्या कहना था। चूँकि मैंने ढंग से और अभिनय पूर्वक गाया था और अभिनय का कुछ कुछ अभ्यास भी मैंने किया था, इसलिए मेरा गाना कुछ लड़कों को पसंद आया, पर कुछ तो इस बीच उदासीन हो गए और कुछ एक दूसरे से छेड़खानी भी करने लगे। मैं चंपकलाल तो कानी आँख बनाकर मेरी मस्करी कर रहा था। मैं भी ये सब देख रहा था, लेकिन मैं चुप रहा, क्योंकि मैं उनकी इन्हीं आदतों को तो सुधारना चाहता था। जो छात्र संगीत के रसिया नहीं थे उनसे मैंने कहा, भाई तुम अलग जाकर बैठो, अपनी तख्ती पर जो चाहो लिखो या कोई चित्र बनाओ या कोई कहानी लिखो। मैंने दूसरा गीत गाया। लड़कों की दिलचस्पी बढ़ी। फिर तीसरी कही। उन्होंने दूसरे गीत को खूब पसंद किया और मुझे वह फिर गाना पड़ा। जैसे जैसे मैं गाता गया उनका रस बढ़ता गया। अंत में मैंने लड़कों से कहा, देखो मैं रोज़ तुम्हें ऐसे ऐसे गीत गाकर सुनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, पाठशाला के अहाते में तुम गीतों को मत गाना। अब लड़के मदरसे के बाहर गाना गाते, मदरसे में नहीं। गांव के लोग आपस में बतियाने लगे, भाई ये गीत किस जात के हैं? भगवान दर जी ने कहा, ये तो नवरात्रि गरबे मालूम पड़ते हैं। रघु जी बोले, तो ये मास्टर को गरबे वाला होगा क्या, गरबे सिखाने आया है? लड़कों की माता कहने लगी, तुम्हारे मास्टर मदरसे में औरतों गीत क्यों गवाते हैं? पर अपने राम तो ये सब सुनी अनसुनी ही कर जाते थे। सुनने बैठो तो कान पक जाएं और काम भी ना कर पाओ सो अलग। हमें तो बस जूझना चाहिए। नए क्षेत्र इसी तरह तैयार होते हैं। मैं प्रतिदिन लड़कों के सामने नई नई कविताएं गाने लगा और देखने लगा कि उन्हें कौन सी कविता ज़्यादा पसंद आती है। ऐसा करते करते मेरे 10-15 गीत तो लड़कों को यूं ही याद हो गए। हाँ, 2-4 लड़के ऐसे ज़रूर थे जिन्हें संगीत से प्रेम नहीं था। वे संगीत के समय में पढ़ते लिखते रहते थे और मैं भी उनकी कोई विशेष चिंता नहीं करता था। इन्हीं दिनों मैंने मन ही मन रास क्रीड़ा का एक कार्यक्रम बना लिया और मैं उसे आरंभ करने का संकल्प भी कर चुका था। इस समय मेरी कक्षा में लगभग इस प्रकार के काम चल रहे थे: वार्ता कथन, पुस्तक वाचन, आदर्श वाचन, खेल, श्रुत लेखन, कविता श्रवण,
स्वच्छता और प्रार्थना। एक दिन हमारी पाठशाला में परमहंस साधु आए, साथ में प्रधानाध्यापक भी थे। प्रधानाध्यापक ने उनका परिचय कराते हुए मुझसे कहा, ये महाराज एक अच्छे धर्मोपदेशक हैं, विद्यार्थियों से इन्हें बड़ा प्रेम है और आज ये साहब की चिट्ठी लेकर हमारी पाठशाला में छात्रों को उपदेश देने आए हैं। मैंने आदरपूर्वक उनको नमस्कार किया, कुर्सी दी, कहा तो भगवान आप अपना कार्य प्रारंभ करिए। स्वामी जी उपदेश देने लगे, विद्यार्थियों, इस जगत में ईश्वर ही सबसे बड़ा है। ये दुनिया उसी ने पैदा की है, उसी के कारण ये जग है और वही हमारा आदि कारण है। इस तरह ईश्वर की महिमा कही जाने लगी। मैं चुप बैठा रहा। मेरे विद्यार्थी शांत थे, लेकिन धीरे धीरे उनमें अशांति फैल रही थी। कोई उदासीन होने लगा, कोई तख्ती पर कंकड़ से रेखाएं खींचने लगा, कोई बिंदु बनाने लगा, कोई किताबें उलटने पलटने लगा। एक गया तो कोई उंगली दिखाकर बाहर चला गया और एक गया तो उसके पीछे दूसरा भी गया। एक दो छात्र आपस में बातें करने लगे। मैंने उन्हें चुप रहने का इशारा किया और वे चुप हो गए। स्वामी जी से मैंने विनयपूर्वक कहा, महाराज कोई सरल सी बात कहिए जिसे छात्र समझ सकें। वैसे स्वामी जी बड़े सरल स्वभाव के थे। तत्काल उन्होंने हिंदू धर्म व उसके ग्रंथों के विषय में चर्चा शुरू की, लेकिन छात्रों को उसमें मजा नहीं आया। मैं विचार कर ही रहा था कि इतने में स्वामी जी ने कुछ श्लोक पढ़ने शुरू किए। विद्यार्थी मन मारे उनकी सारी बातें सुन रहे थे, लेकिन समझ में उनकी कुछ नहीं आ रहा था। सचमुच स्वामी जी बड़े गंभीर भाव से अपनी बातें कह रहे थे। उनके विचार में उनका ये कार्य आवश्यक और पवित्र था, लेकिन लड़कों के लिए तो ये सब भैंस के आगे बीन बजाने जैसा ही था। अब स्वामी जी ने श्लोकों का अर्थ समझाना शुरू किया। लड़कों को वह भी सुनना पड़ा। मेरी कक्षा के 10-10, 12-12 वर्ष के बालक भला इन्हें क्या पड़ी है धर्म और श्लोकों से, लेकिन उन्होंने श्लोक लिखे और उनके अर्थ भी लिखे। मेरे विचारों की श्रृंखला टूटी नहीं। क्या धार्मिक शिक्षा के लिए दूसरी कोई जगह नहीं रही कि अब वह पाठशालाओं में दी जा रही है? पहले देवालयों में प्रवचन हुआ करते थे और घरों में माता पिता कहे अनुसार अपना व्यवहार करते थे। घर के ये आचार विचार लड़कों को धार्मिक शिक्षा का काम देते थे, लेकिन अब या तो लोगों को धार्मिक प्रवचन सुनने की फुर्सत नहीं है, या बड़े बूढ़े उन्हें सुन सुनकर इतने तृप्त हो गए हैं, या ऐसा और कुछ हुआ है। अब ये काम पाठशाला का एक अंग बनकर रह गया है। मैं सोच ही रहा था कि इतने में घंटी बज गई। आगे थके हुए लड़के स्वामी जी को प्रणाम करके अपने घर चले गए और मैंने स्वामी जी से कहा, महाराज आज की भिक्षा मेरे घर ही ग्रहण कीजिएगा। हम भोजन करने बैठे, बातों ही बातों में धार्मिक शिक्षा की चर्चा छिड़ गई। स्वामी जी ने कहा, देखो भाई, आजकल धर्म जैसी वस्तु का लोप होता जा रहा है। मैंने कहा, किंतु स्वामी जी, इन छात्रों के सुकुमार मस्तिष्क ईश्वर, आत्मा और धर्म जैसे कठिन विषयों को ग्रहण कैसे कर सकते हैं? प्रवचन करते समय आज आपने अनुभव किया होगा, वे इसमें जरा भी रुचि नहीं ले रहे थे, बस शिष्टाचार के कारण चुप बैठे थे। स्वामी जी बोले, बात तो ठीक है, लड़कों को खेलना कूदना ही अधिक प्रिय होता है, कथा कहानी से भी उन्हें प्रेम होता है, लेकिन धर्म की चर्चा उन्हें पसंद हो ना हो तो उनके सामने करनी तो अवश्य चाहिए। किंतु स्वामी जी, धर्म केवल जीभ पर ही नहीं रहता, धर्म तो एक जागृति है, इसका अंतःस्थल में जागना ही उचित है। स्वामी जी जरा सोच में पड़ गए। फिर मैंने कहा, महाराज, धर्म एक सत्य वस्तु है, वह मनुष्य के जीवन के लिए नौका के समान है। मनुष्य का जीवन लक्ष्य संसार रूपी सागर से पार होना है, लेकिन क्या ये सच नहीं? ये सब बहुत कठिन है, साधारण बुद्धि की पहुंच से परे है और इसके लिए बहुत अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है। स्वामी जी बोले, भाई ये कलयुग है ना, आज का गुरु के पास शिष्य भाव से जाने वाले हैं ही कितने। मैंने कहा, नहीं हैं तो धरे रहें, धर्म को यूँ बेचने भेंट करने से वो धर्मात्मा नहीं बन सकता। स्वामी जी बोले, तो आप ही बताइए क्या किया जाए। मैंने कहा, मेरी समझ में छोटे बच्चों को धर्मोपदेश ना करना ही अच्छा है। उनको तो इस समय स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, निर्मल बुद्धि और कभी न थकने वाली क्रिया शक्ति की आवश्यकता है, और आवश्यकता उन्हें इस तरह बलवान बनाने की है। स्वामी जी ने कहा, सच है, जो बलवान होंगे उन्हीं में आत्मबल भी होगा। स्वामी जी ने कहा, मैंने कहा, मेरा तो अटल विश्वास है कि समय आने पर मनुष्य में यौवन और बुढ़ापे की तरह धर्म जिज्ञासा का भी
स्वयं ही विकास हो जाता है। बचपन से ही धर्म को प्रतिदिन की चर्चाओं और श्लोक पाठ का विषय बना डालने से तो उल्टे उसके विषय की सच्ची जिज्ञासा ही मन पड़ जाती है। स्वामी जी, आप सच कहते हैं, मेरा भी कुछ ऐसे विश्वास है। इतने दिनों के अनुभव के बाद मैं तो ये महसूस कर ही रहा था कि इस प्रतिदिन के प्रवचन से थोड़े ही समय में विद्यार्थी ऐसे विषयों से उगता जाएंगे। अब मैं भी मानने लगा हूँ, हमें किसी दूसरे ढंग से इन्हें धार्मिक शिक्षा देनी चाहिए। मैंने कहा, क्षमा कीजिएगा स्वामी जी, मैं तो ये कहता हूँ कि हम धर्म को जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। माता पिता भी प्रयत्न करें और शिक्षक भी प्रयत्न करें। पाठ्य पुस्तकों में दूसरी कथाओं के साथ धार्मिक पुरुषों और प्रसंगों की कथाएं भी दी जा सकती हैं। समय आने पर बालकों को दूसरी कथाओं की तरह पुराण उपनिषद की कथाएं भी सुनाई जा सकती हैं। कर्मकांड और श्लोक पाठ, धर्म शिक्षण, धार्मिक पुस्तकों के अभ्यास को हम भविष्य के लिए छोड़ सकते हैं। स्वामी जी ने कहा, ऐसी दशा में आप मुझे क्या काम दीजिएगा? मैंने कहा, बालकों की शिक्षा का। आप भी मेरी तरह बालकों को पढ़ाने बैठिए। स्वामी जी ने कहा, स्वामी बनकर अब मैं शिक्षक का काम करूं? मैं बोला, यही तो आपका काम है महाराज। आप लोग बालकों की शिक्षा का काम संभाल लें तो अच्छे शिक्षकों का अभाव दूर हो जाएगा और इस दिशा में सच्चा काम होने लगेगा। मैंने इतिहास की पाठ्य पुस्तकें देखी और उनसे मुझे संतोष नहीं हुआ। एक में घटनाओं का गलत उल्लेख था, दूसरी में दृष्टिकोण पुराना था, तीसरी निरे व्यावसायिक दृष्टिकोण से लिखी गई थी, चौथी की शैली दोषपूर्ण थी और जो सबसे अधिक प्रशंसित पुस्तकें थीं ये छोटे विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल बेकार थी। छात्रों को कहानी सुनने का तो शौक था ही, लेकिन अब तक मैंने उन्हें दूसरे ही प्रकार की कहानियाँ सुनाई थी, आधी सच्ची और आधी काल्पनिक। गप्पों और परियों का संसार, इतिहासी कहानियों में तो ऐसी तो कोई बात आती ही नहीं। फिर भी मैंने एक कहानी शुरू करी, सूखी सूखी रूखी सूखी ऐतिहासिक घटनाओं को जोड़कर। मैं कहानी कहने लगा पर कुछ ही देर में लड़के घबरा उठे। बोले, भाई जी ये तो कहानी नहीं है जी, ऐसी कहानी हम नहीं सुनेंगे, जैसी कल सुनाई थी वैसी सुनाओ। चलिए ना साहब, खेलने चलें। जी हम तो गीत गाएंगे। मैंने सोचा इस बार मैं पूरा असफल रहा। छात्रों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया और धीरे से मेरा हाथ खींचकर वे मुझे खुले मैदान में ले गए। मैं रात घर आया, सोचने लगा, संपूर्ण ऐतिहासिक सत्य कहने से तो काम नहीं चलेगा। ऐतिहासिक घटनाओं को प्रत्यक्ष देखकर कौन लिखता है? शायद कहानी के रूप में इतिहास दिलचस्प बने तो बने, और कहानी में कहानीपन तो अवश्य होना चाहिए। इसलिए मूल घटना के आसपास कल्पित घटनाओं को सजाकर इतिहास पढ़ाऊं तो ठीक रहेगा। दूसरे दिन मैंने एक कहानी शुरू करी। एक बड़ा सा जंगल था, भीलों की वहाँ बस्ती थी। आजम उनका डील डॉल था, तीरंदाज भैंसे के उड़ते पक्षी को मार गिराते। उस जंगल में एक झोंपड़ी थी। विद्यार्थी तत्काल कहानी के जादू में फंस गए और उसे पी जाने लगे। मैंने कहानी तो वीर बनराज की शुरू की थी, लेकिन आसपास घटनाओं के आसपास रंग चोखा चढ़ा दिया था। उस दिन कहानी अधूरी रही। दूसरे दिन छात्रों ने दूसरा काम होने ही नहीं दिया, बस बनराज सुनाइए। एक दो नहीं बल्कि सबके सब खड़े हो गए। दूसरे दिन भी यही कहानी चलती रही, तीसरे दिन भी, चौथे दिन, पाँचवें दिन भी। छात्रों में से कोई खेलने का नाम नहीं लेता था। मैं भी देख रहा था उनका ये आग्रह कब तक टिकता है। एक दिन किसी ने बड़े साहब के कान भर दिए, जी इस प्रयोग की सफलता विफलता का निर्णय तो समय आने पर ही हो सकेगा, और तब हताश होकर शिक्षक से कहिएगा कि अरे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन तब तक इन लड़कों का एक साल नाहक ही बिगड़ जाएगा। अवश्य ही मुझे इस पर जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। जिन्होंने मेरी शिकायत की थी उन्हें मैं जानता हूँ। मेरे छात्रों को प्रतिदिन कहानियाँ सुनने को मिलती थी और वे मुझसे खुश रहते थे, और दूसरे शिक्षकों को छात्र कक्षा में अपना असंतोष प्रकट करते थे। दूसरे शिक्षक मुझसे चिढ़ते थे। मैं कहता, भाई आप अपने रास्ते जाइए, मैं अपने प्रयोग करता हूँ। मेरे दिल में हिम्मत है, मुझे भी चिंता है कि लड़कों का नुकसान ना हो, इसके लिए मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरी अपनी रीति है और अपना तरीका है। आप लोग चाहें तो अपनी कक्षा को यहाँ से दूर हटा सकते हैं। एक दिन हमारे साहब मेरी कक्षा देखने आए। वैसे तो वे भले आदमी थे, लेकिन कार्यक्रम में सारा समय कहानी का ही देखकर वे झुंझला उठे और मुझसे कहने लगे, भाई ये लोग इस तरह इतिहास कैसे सीखेंगे? जब तक कहानी कहोगे तभी तक ठीक है,
बाद में तो इस कान से सुनेंगे और उससे निकाल देंगे। इस तरह ये क्या पढ़ेंगे और क्या याद करेंगे। मुझे भी उनकी बात जची। मैंने सोचा आखिर कहानी की मुख्य कथा तो छात्रों को याद रहनी ही चाहिए, नहीं तो इतिहास की परीक्षा में असफल रहेंगे। दूसरे दिन मैंने एक प्रयोग किया। कक्षा में बनराज की कहानी तीसरी बार चल रही थी। मैं उसे थोड़े हेर फेर के साथ कहने लगा। तत्काल लड़कों ने मुझे टोका और बोले, जी आप ये क्या कह रहे हैं? पहले तो आपने 1000 घोड़े बताए थे, 85 क्यों? पहले तो झोंपड़ी नदी के किनारे थी। मैंने मन में कहा, इन लोगों ने कहानी को समझा और हजम तो किया है। मेरी हिम्मत बढ़ी। मैंने सोचा अभी भूलेंगे तो नहीं। लेकिन नमक मिर्च लगाई हुई मेरी कहानी इतिहास के परीक्षक के किस काम की है? मैंने सोचा। अपनी कही हुई सब कहानियां मैंने लिख डाली। विद्यार्थियों से उन्हें पढ़ जाने को कहा। कहानियों के छोटे करने योग्य भाग मैंने छोटे कर डाले। कहीं कहीं स्थान और काल का सही निर्देश दे दिया। कहानी की कथन शैली और लेखन शैली में स्वाभाविक भेद होता ही है। इस भेद को मैंने समझा और उसी ढंग से कहानियाँ लिखीं। विद्यार्थियों को मेरी ये कहानियाँ पढ़ने में बड़ा मज़ा आया। वे बार बार उन्हें पढ़ते गए। अभी तक मुझे विश्वास नहीं होता था कि संबंध के प्रश्न पूछने पर विद्यार्थी मुझे सही उत्तर देंगे। एक दिन मैंने कहानी को सूत्र रूप में लिखा। एक एक वाक्य में एक एक घटना पिरो दी और कहानी की वह रूपरेखा छात्रों को पढ़ने को दी। विद्यार्थी उसे पढ़ गए। पढ़ते पढ़ते उन्हें अपनी सुनी हुई कहानी का स्मरण होने लगा। फिर एक दिन मैंने हिम्मत करके कहानी की घटनाएं प्रश्नोत्तर द्वारा विद्यार्थियों से पूछनी शुरू करी। मेरे अचंभे का पार न रहा। मेरे सवालों का जवाब वे तड़ातड़ देने लगे। मुझे विश्वास हो गया कि अब वे न केवल परीक्षा में पास होंगे, बल्कि परीक्षा के बाद भी उन्हें इतिहास याद रहेगा। छमाही परीक्षा पास आने लगी थी। दूसरी कक्षाओं में पिछला दोहराया जाने लगा था। इतिहास, भूगोल, गणित और भाषा की रटाई फिर शुरू हो गई थी। एक बार तो उनका छमाही अभ्यास पूरा भी हो चुका था। मेरी अपनी गाड़ी अभी कोसों दूर थी और यदि परीक्षा की दृष्टि से सोचूं तब तो मैं बहुत ही पिछड़ा हुआ था। लेकिन फिर भी मुझे अपनी कक्षा की परीक्षा तो दिलानी ही थी। दोहराने में समय बिताने की मुझे ज़रूरत नहीं थी। मेरा उतना समय बचने ही वाला था। मेरी पढ़ाई अंत तक चलने वाली थी, क्योंकि मेरी कक्षा में जो कुछ होता था उसकी दोहराई विद्यार्थी स्वयं कर लिया करते थे। मैंने ये ऐसी योजनाएं भी बना रखी थी जिनसे विद्यार्थी अपना पढ़ा हुआ सब कुछ स्वयं ही दोहरा लिया करते थे। उदाहरण के लिए अंताक्षरी आदि के खेलों में कविताओं की दोहराई तो बार बार कर ही रहे थे, लेकिन अभी तक मैंने भूगोल, पदार्थ पाठ और व्याकरण को छुआ तक नहीं था। मैंने सोचा मैं व्याकरण शुरू करूं। व्याकरण कठिन विषय माना जाता है और इस विषय से विद्यार्थियों को सहज ही कोई दिलचस्पी नहीं होती। चौथी कक्षा के विद्यार्थियों को भाषा की चीड़-फाड़ करने में भला क्यों आनंद आने लगा? उसमें ऐसा कौन सा रसिक तत्व है, ऐसी कौन सी वस्तु है जो उनके लिए आनंददायक हो या जीवन के लिए उपयोगी कोई ज्ञान प्राप्त कराती हो? उसमें ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ पहुंचकर विद्यार्थी ये कह सकें कि वाह, इसमें तो बड़ा ही आनंद है, ये तो बड़ी उपयोगी चीज़ है। इसी कारण मैंने अपना ये विचार बना रखा कि व्याकरण की शिक्षा बड़ी उम्र के उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त हो सकती है जो भाषा की शिक्षा में दिलचस्पी लेने लगे हों। प्राथमिक पाठशाला से तो ये विषय निकल जाना चाहिए। जो विषय सीखने में कठिन हो और जिसे सीखते सीखते विद्यार्थी ऊब जाएं, वे सिखाया ही क्यों जाए। ज्ञान के दूसरे विषयों का कौन सा अभाव है जो ऐसे रूखे और अनुपयुक्त विषय छात्रों को सिखाए जाएं? पर मेरे लिए तो ये प्रयोग अनिवार्य ही था। वैसे भी कम से कम अपनी शर्त के अनुसार परीक्षा के समय तक तो मुझे ये विषय भी छात्रों को भली-भांति सिखा देना जरूरी था। तात्विक विचारों के कारण व्यवहार में इसे अपने प्रयोगों से मुक्त रखना मेरे लिए उचित न था। मुझे तो ये सिद्ध करना था कि आजकल की चौथी कक्षा में भी ये विषय किस प्रकार अच्छी तरह से सिखाया जा सकता है। मैंने व्याकरण का कोर्स पढ़ा और सोचा मैं इस क्रम से तो नहीं चलूँगा। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि की परिभाषा रटी तो बड़ी जल्दी जा सकेंगी, किंतु समझ में उतनी जल्दी नहीं आ पाएंगी। जब स्कूल में मुझे विषय समझाया जाता था तो मैं भी इसे समझ नहीं पाता था, केवल याद भर कर लेता था। पर मेरे शिक्षकों को इसी से भ्रम हो जाता था कि मैं विषय को भली भांति समझ चुका हूँ।
मैंने प्रचलित प्रथा को तो नमस्कार करना ही उचित समझा। अब सवाल ये उठता था कि व्याकरण पढ़ाए किस रीति से जाए। मैंने इस पर विचार किया, एक योजना भी बना डाली और उसके अनुसार काम करने लगा। सचमुच विद्यार्थियों को बड़ा मज़ा आया। उनके लिए वह एक सुंदर खेल हो गया और 2 महीने में तो वे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय पहचानना और उन्हें वाक्यों में से चुनकर दिखाना सीख गए। एक वचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग का भेद भी वे समझ गए। मैं कर्ता और कर्म को पहचानने की योजना पर विचार ही कर रहा था कि इस बीच एक दिन जब हमारी कक्षा में व्याकरण के खेल चल रहे थे, एकाएक श्रीमान डिप्टी डायरेक्टर महोदय पहुँचे। उन्होंने मेरा कार्य देखा, दंग रह गए। कहने लगे, भाई लड़कों को ताश खेलना क्यों सिखाते हो? छमाही परीक्षा नज़दीक आ रही है, तेज़ी से काम लो, देखो कहीं हमें नीचे ना देखना पड़े। तुम्हें अपना ये प्रयोग सफल करके दिखाना है। मैंने हंसकर कहा, जी मुझे इसकी पूरी चिंता है। ये तो व्याकरण के खेल चल रहे हैं, आप जरा व्याकरण में इन छात्रों की परीक्षा तो लीजिए। साहब ने छात्रों से 2-4 सवाल पूछे, फिर मुझसे कहने लगे, ओहो ये तो बड़ा ही सुंदर काम हुआ, तुम्हें सारी योजना मुझे समझानी होंगी। यदि तुम अपने छात्रों को इतनी दिलचस्पी के साथ व्याकरण पढ़ा सकते हो तो सभी कक्षाओं में तुम्हारी रीति से व्याकरण क्यों न पढ़ाया जाए। कल छुट्टी है, तुम मेरे घर आओ और मुझे समझाओ किन किन साधनों से तुमने क्या क्या काम किया। दूसरे दिन में व्याकरण की सारी सामग्री लेकर साहब के घर गया और मैंने उन्हें अपनी योजना बताने शुरू करी। साहब देखिए, ये मेरा पहला साधन है। इस गत्ते पर एक और पुल्लिंग और एक और स्त्रीलिंग के शब्द लिखे हैं। ऊपर स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी लिखा है। आप देखेंगे इन गत्तों पर नियमित स्त्रीलिंग के और उन पर अनियमित स्त्रीलिंग के शब्द हैं। मेरा पहला काम यह है कि मैं ये गत्ते छात्रों को पढ़ने के लिए देता हूँ। वे इन्हें पढ़ते हैं, जितने गत्ते उन्हें दिए जाते हैं उतने सब वे पढ़ डालते हैं। इस प्रकार उन्हें सहज ही लिंगवाचक शब्दों का परिचय हो जाता है। गत्तों पर मैंने लिखा है स्त्रीलिंग पुल्लिंग। इससे शब्दों के लिंग का विचार मन में उत्पन्न होता है, पर आरंभ में तो इससे वे केवल लिंगवाचक शब्दों का परिचय ही प्राप्त करते हैं। इतना कर लेने के बाद एक दिन मैंने उनसे पूछा, बोलो भाई बैल की स्त्री कौन? उन्होंने कहा गाय, सिंह की सिंगनी, लड़के की लड़की, बूढ़े की बुढ़िया, मोर की मोरनी। मेरी ये योजना खूब सफल हुई। प्रथम परिचय से उनमें विचार उत्पन्न हुए थे, अब शब्द परिचय से उनमें ज्ञान भी जागा। मैंने कहा, आओ हम एक खेल खेलें, मैं पुल्लिंग लिखूं तो उनके स्त्रीलिंग लिखो। मैंने पुल्लिंग वाचक शब्द लिखने शुरू करे और वो मेरे साथ साथ खुशी खुशी स्त्रीलिंग शब्द लिखने लगे। मैंने कहा, देखो तुम्हें दूसरा खेल सिखाता हूँ। ये 2 पेटियाँ हैं, एक में पुल्लिंग शब्द हैं, दूसरे में स्त्रीलिंग। पुल्लिंग का स्त्रीलिंग ढूंढो और स्त्रीलिंग शब्द के पुल्लिंग का पता लगाओ। लड़कों ने ये खेल कई घंटे तक खेला। साहब बोले, ये तो बड़ी मज़ेदार तरकीब है, लेकिन नपुंसकलिंग के लिए तुमने क्या किया? जी, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का अच्छा परिचय हो जाने के बाद एक दिन मैंने तख्ते पर नपुंसकलिंग शब्द लिखकर शीर्षक देकर थोड़े शब्द लिखे। होल्डर, टेबल, तख्ता, डस्टर, दवात। लड़के उन्हें पढ़ गए और सोचने लगे कि इनका लिंग क्या होगा। जितना वे जानते थे उसके आधार पर वे उनके लिंग का निर्णय नहीं कर सकते थे। मैंने कहा, ये शब्द नपुंसकलिंग के हैं और तख्ते पर नपुंसकलिंग लिखा। एक विद्यार्थी, लेकिन नपुंसक का मतलब क्या होता है? मैंने कहा, जो ना पुरुष है ना स्त्री है वो नपुंसक है। लड़के कुछ समझते दिखाई पड़े। मैंने फौरन कहा, पहले 3 खाने बना लो, एक स्त्री का, एक पुरुष का और एक नपुंसक का, फिर देखो शब्द लिखो। मैंने उन 60 शब्द लिखाए और स्वयं मुझे भी देखकर आश्चर्य हुआ कि अधिकांश छात्रों ने बिल्कुल सही लिखा था। मैंने सोचा कि परिभाषा वगैरह के पचड़े में ना पढ़कर पहले इस तरह का परिचय कराना ही अच्छा है। खेलों द्वारा पहले ये परिचय कराया जा सकता है, धीरे धीरे उन्हें इसकी शास्त्रीय परिभाषा भी बताई जा सकती है। साहब, लेकिन अगर कैसी आदि प्रश्न पूछकर समझाते तो कैसा रहता? मैं, जी वह तो रूल ऑफ थंब ही होता, यानी निरी रटाई। छात्रों को बिना समझे याद करना पड़ता। अब उनके मनोविनोद की दृष्टि से उन्हें कैसी की रीति भी बताई जा सकती है। साहब बोले, अच्छा तो आगे की बात कहो। मैंने इसके लिए वचन लिए, एक वचन, बहुवचन, और ये भी उसी रीति से सिखाए। साहब क्या कहते हो, इसके लिए भी खेल खिलाते हो? जी हाँ, एक वचन वाला बहुवचन को ढूंढ कर लाता है और दोनों का जोड़ा बनाता है। ये भी ठीक है। तो अभी बताओ कि तुमने संज्ञा और क्रियापद आदि किस तरह सिखाए?
जी देखिए, पहले तो मैंने क्रियापद लिए। विद्यार्थी पढ़ना तो जानते ही हैं। मैंने उन्हें समझाया कि मैं जैसा तख्ते पर लिखूं वे वैसी ही क्रिया करें। मैंने उनसे कहा मैं क्रिया लिखूंगा, तुम क्रिया करना। जिसकी ओर इशारा करूं वही क्रिया करें। मैं तख्ते पर लिखा, उठो बैठो दौड़ो सो खेलो नाचो पढ़ो बोलो हिलो डुलो गिरो कूदो डरो उछलो हंसो गाओ आदि आदि। इन सारी क्रियाओं करने में लड़कों को बड़ा आनंद आया। वे कहने लगे और लिखिए। मैं ऐसे शब्द सोचता और लिखता गया और वे क्रिया करते गए। दूसरे दिन मैंने कार्ड पर लिखा कुछ क्रियापद, उठो बैठो दौड़ो आदि। सबने पढ़ा कुछ क्रियापद। तीसरे दिन में एक डिबिया लाया, उस पर मैंने लिखा क्रियापदों की पेटी। लड़कों ने पेटी खोली और उसमें से क्रियापद उठाए, नाचो कूदो भागो मारो गिरो आदि। वे पढ़ते गए और वैसी क्रिया करते गए। फिर मैंने कहा देखो अब तुम कुछ क्रियापद लिख लाओ, और वे कुछ क्रियापद लिख लाए। मैंने एक दूसरा खेल निकाला। मैंने कहा देखो मैं तुम में से किसी को कुछ करने को कहूँगा, वह क्या करता है सो तुम मुझको तख्ते पर लिखवाना। मैंने जगजीवन से कहा दौड़ो, जगजीवन दौड़ा। मैंने पूछा जगजीवन क्या करता है, एक ने कहा दौड़ता है। दूसरे ने पूछा जगजीवन कौन सी क्रिया करता है, वह बोला जगजीवन दौड़ता है। फिर मैंने कुछ लड़कों को दौड़ो कूदो लिखो पढ़ो आदि हुक्म दिए, और लड़कों ने कहा कि वे जो करते हैं सो तख्ते पर लिख डालो। मैंने देखा कि उन्होंने सही सही लिखा है। अलबत्ता कुछ ऐसे थे जो समझ नहीं पाए, इसलिए वे लिख भी नहीं सके। किसी ने कहीं कहीं कुछ भूलें भी की थी। इसी ढंग से आगे कहा अब तुम में से जो जैसी क्रिया करता है तो उसके लिए वैसी क्रिया लिखो। साहब बोले तुम सच कहते हो, खैर अब ये बताओ कि संज्ञा के लिए तुमने क्या किया। मैंने कहा जी संज्ञा का काम भी मैंने इसी प्रकार शुरू किया। पहले तो अपनी रीति के अनुसार संज्ञाओं की चिट्ठी बनाई, संज्ञा संज्ञा संज्ञा। लड़कों ने बहुत संज्ञा शब्द पढ़ डाले, बार बार पढ़े। संज्ञा की सूची में विविधता भी खूब थी, और ये विविध नाम खास खास समूहों में बांट दिए गए। इनमें उनका वाचन जिसके लिए आनंददायक था। मुझे सब बातें इस तरह सिखानी पड़ती हैं कि विद्यार्थियों को पता भी न चले। अब वे क्रियापद और संज्ञाओं की चिट्ठी में से संज्ञा को अलग करने में लगे थे। इस प्रकार दो वर्गों को अलग करने का उनका परिचय दृढ़ होता रहा। एक बार मैंने इकट्ठा करके कहा देखो मैं मंगाता हूँ। क्या मंगाता हूँ? मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस जो नाम वाला हो, जिस चीज़ का कोई नाम हो उसको तुम ले आओ, उठा लाओ। जाकर पूछो तेरा नाम क्या है, अगर उसका कोई नाम हो तो उसको ले आओ। लड़के झट गए, वे दौड़ पड़े। तख्ते से पूछा तेरा नाम, खुद ही कहा तख्ता, तो चलो, और तख्ता आ गया। इसी तरह मेज आई, पत्थर लकड़ी धूल कागज़ किताब इत्यादि। एक लड़का तो पास की कक्षा के विद्यार्थी को उठा ले आया। मैंने पूछा ये क्या किया? लाने वाले ने कहा जी इसका नाम है ना। कोई कहने लगा जी सूरज को कैसे लाएं? दूसरे ने कहा जी नीम नहीं लाया जा सकता। मुझे विश्वास हो गया ये लोग अब संज्ञा का अर्थ समझने लगे हैं। कक्षा में खेल चल ही रहा था। इसी बीच में संज्ञा की कतरनों वाली एक पेटी ले आया। ऊपर लिखा था नामों की पेटी। अंदर 500 नाम थे, नाम ही नाम। लड़कों को अब आदत पड़ गई थी। पेटी खोलकर वे मुट्ठी मुट्ठी नाम उठा कर ले गए और पढ़ डाले। मैंने पेटी में सब तरह के नाम रखे थे। एक ने पूछा जी ये लालिमा किस चीज़ का नाम है? मैंने पूछा तो ये लाली जो दिखाई पड़ती है इसे तुम क्या कहोगे? लड़का हंसकर लौट गया। उसके बाद मैंने संज्ञा क्रियापदों की पेटियों को मिला दिया। फिर संज्ञाओं क्रियापदों को छांटने का काम उनको बताया। खूब रंग जमा। इस समय तक वे संज्ञा क्रियापद का अपने मन में बसा हुआ भाव भली भांति व्यक्त कर सकते थे। इसके बाद मैंने एक दूसरा खेल बताया, क्रियापद की योग्य संज्ञा ढूंढने का और संज्ञा की योग्य क्रियापद ढूंढने का। उदाहरण, घोड़ा शब्द लेकर हम दौड़ता है या घोड़ा क्रियापद ढूंढ सकते हैं और खाता है। शब्द लेकर रामचंद्र या पूनम चंद की तलाश में निकल सकते हैं। मैंने उन्हें ये सब समझा दिया और ढूंढे हुए शब्दों को जोड़कर रखना भी सिखा दिया।